नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। सबसे पहले चलते रुख कर लेंगे विदेश मामलों की तरफ, जहां पर स्थायी समिति की अहम बैठक के लिए आज संसद भवन एजेंसी ने हलचल दिखाई है। आपको बताते हुए चले कि एनेक्सी में हलचल देखने को मिली। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला बैठक में शामिल होने पहुंचे। इस बैठक में भारत के विदेश नीति से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों का गहन चर्चा किया गया। रणनीतिक साझेदारी, पड़ोसी देशों से रिश्ते और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका जैसे कई अहम बिंदुओं को एजेंडे में शामिल किया गया। बैठक को लेकर सियासी और कूटनीतिक दोनों ही हलकों में काफी दिलचस्पी बनी हुई है, क्योंकि हाल के दिनों में भारत की विदेश नीति को लेकर कई नए मोर्चे खुले हैं। ऐसे में इस चर्चा के नतीजे आने वाले फैसलों की दिशा भी तय कर सकते हैं। और चलिए एक अहम जानकारी की तरफ रुख करेंगे। पीएम मोदी का 22 मई को बीकानेर दौरा तय किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 22 मई को बीकानेर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशनूक से नई बीकानेर मुंबई ट्रेन का शुभारंभ होगा। रेलवे अधिकारियों ने तैयारियों का निरीक्षण किया। जोधपुर और बीकानेर मंडल डीआरएम ने स्टेशन का दौरा किया। सुरक्षा इंतजामों को लेकर जीआरपी और जोधपुर एसपी ने जायजा लिया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे देशनूक से नई बीकानेर मुंबई ट्रेन को रवाना करेंगे। इस ट्रेन की शुरुआत से बीकानेर और मुंबई के बीच यात्रा और बेहतर होगी। रेलवे अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी, बीकानेर मंडल के डीआरएम आशीष कुमार और जीआरपी जोधपुर के एसपी अभिजीत सिंह ने देशनूक रेलवे स्टेशन का अवलोकन कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सभी इंतजाम पूरी तरह दुरुस्त कर लिए हैं। अब सबकी निगाहें 22 मई को पीएम मोदी के इस दौरे पर टिकी है। और इसी बीच एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शांति संदेश लेकर के पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मैक्रों की तरफ से जो है ये संदेश दिया गया है। मैक्रों ने सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार करने का सुझाव दिया है। पुतिन को दिखाना होगा कि वे वास्तव में युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं, यह मैक्रों की तरफ से कहा गया है। राष्ट्रपति ने युद्ध बंद करने को इस समय सबसे जरूरी कदम भी बताया। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दुनिया की निगाहें आज रूस यूक्रेन युद्ध पर टिकी है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान इस लड़ाई में एक नई उम्मीद जगा रहा है। उन्होंने पुतिन से आग्रह किया है कि वे ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार कर ये साफ कर दे कि वे शांति चाहते हैं, ना कि संघर्ष। ये शब्द उस वैश्विक तनाव के बीच शांति की गुंजाइश तलाशने का प्रयास है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। अब देखना होगा कि पुतिन इस अपील पर क्या कदम उठाते और युद्ध विराम की दिशा में क्या फैसले होते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। राहुल गांधी ने इस पर तीखा हमला बोला और सरकार पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए सैन्य कार्रवाई को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि राहुल गांधी ने तथ्यों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान को दी गई चेतावनी राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के आत्मसम्मान से जुड़ी थी, न कि किसी राजनीतिक फायदे के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है और इसे लेकर देश भर में माहौल गंभीर है। ऐसे में विपक्ष और सरकार के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी का दौर अब तेज हो गया है। सवाल यह है कि क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति उचित है। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को विश्व मंच पर प्रस्तुत करने वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि उनकी टीम की ब्रीफिंग शुक्रवार को विदेश सचिव द्वारा दी जाएगी, इसलिए फिलहाल वे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अमेरिका में मेमोरियल डे वीकेंड और कांग्रेस सत्र के चलते उनका प्रतिनिधिमंडल 24 मई को रवाना होगा। ये टीम गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील होते हुए अंत में अमेरिका पहुंचेगी। भारत की आवाज को विश्व स्तर पर मजबूती से पहुंचाने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। The briefing for my delegation is going to be only on Friday, so honestly I'm not going to say anything right now. The others, some of the teams are leaving earlier, and that's why they need to have their briefing tomorrow. But our delegation is leaving a bit later because the US has a big holiday called the Memorial Day weekend, and the Parliament, the Congress as it's called in the US, is not in session until the 2nd of June, so there's no point arriving there too early. So we are arriving. चलिए एक अहम जानकारी की तरफ रुख करेंगे। संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है निचली अदालत का आदेश। बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की गई है, सर्वे को मंजूरी मिली है। अब संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण होगा। कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक अहम फैसला आया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें निचली अदालत ने मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी थी। अदालत ने साफ कहा कि निचली अदालत के आदेश में किसी तरह की कोई कानूनी खामी नहीं है और इसी के साथ मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। अब संभल की इस ऐतिहासिक मस्जिद में सर्वेक्षण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे उड़ीसा के पुरी की ओर, जहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यूट्यूबर प्रियंका सोनापति और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पूछे जाने पर एसपी विनीत अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल जांच जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन दोनों के बीच कोई संबंध था या नहीं। पुलिस हरियाणा और देश के कई अन्य राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क में है ताकि इस पूरे नेटवर्क के परतें खोली जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है। देखिए, उस चीज के बारे में हमारी इंक्वायरी अभी भी आगे है एंड हरियाणा पुलिस और विभिन्न स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के साथ हम टच में हैं और इंक्वायरी एक बार खत्म हो जाएगी तो देखिए उस चीज के बारे में हमारी इंक्वायरी अभी भी आगे है एंड हरियाणा पुलिस और विभिन्न स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के साथ हम टच में हैं और इंक्वायरी एक बार खत्म हो जाएगी तो देखिए उस चीज के बारे में हमारी इंक्वायरी अभी भी आगे है एंड हरियाणा पुलिस और विभिन्न स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के साथ हम टच में हैं और इंक्वायरी एक बार खत्म हो जाएगी तो देखिए उस चीज के बारे में हमारी इंक्वायरी अभी भी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बड़ी डिजिटल पहल की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड धारकों के लिए विकसित किए गए नए पोर्टल का शुभारंभ किया। गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले दशक में हुई तकनीकी प्रगति और विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए इस नए पोर्टल को तैयार किया गया है। इसका मकसद सिर्फ प्रक्रियाओं को आसान बनाना नहीं बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को भी पूरी तरह अपग्रेड करना है। नए पोर्टल से उम्मीद है कि OCI कार्ड धारकों को अब पहले से ज्यादा पारदर्शिता, रफ्तार और सुविधा मिलेगी। तो वहीं बिहार में लघु और मध्यम उद्योगों को लेकर एक बड़ी पहल देखने को मिली है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 20 से ज्यादा देशों के 70 से ज्यादा खरीदार बिहार पहुंचे हैं जो हमारे MSMEs के साथ साझेदारी करने को तैयार है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी और उन्हें जो मार्गदर्शन मिला उससे उन्हें काफी सहयोग मिला है। चिराग ने कहा कि अब बिहार के छोटे और मध्यम उद्यम न सिर्फ देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएंगे। देखिए, आज ये कार्यक्रम था हमारे विभाग का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस कार्यक्रम और क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम हमारे राज्य में हो रहा है,
जहां पे 20 से ज्यादा देशों के 70 से ज्यादा बायर्स हमारे राज्य के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ जुड़कर उनके एक्सपोर्ट को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने के लिए बिहार आए हुए हैं। ऐसे में विधिवत तरीके से मुख्यमंत्री जी को मैंने इसकी जानकारी दी और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम को लेकर न सिर्फ अपनी शुभकामनाएं दी बल्कि जो उत्साह उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर दिखाया और जो मार्गदर्शन सुबह मुझे उनसे मिला, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में मैं और मेरा विभाग बिहार में एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम देखिए आज तो वहीं बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि इन पार्टियों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी जेडीयू को ना तो पढ़ाई से मतलब है, न दवाई से, न कमाई से और न ही सिंचाई से। वो कहते हैं कि इनका एक ही काम रह गया है, टीवी पर दिन रात लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली देना। तेजस्वी के इस बयान से चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी और जेडीयू इस पर क्या पलटवार करते हैं। होती है तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो। एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। कितना अधिकारी देता होगा उतना ही जानते होंगे और इस बारे में तो सब हरा कट्टी होती है तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस। तो वहीं बिहार में सियासी जुबानी जंग तेज हो चली है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ट्विटर और घर पर बैठकर विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जमीन पर उतरकर ही असलियत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने हैं तो पहले फील्ड में जाए, तभी उनकी बातों में सच्चाई मानी जा सकती है। विजय सिन्हा का ये बयान साफ तौर पर तेजस्वी की हालिया आलोचनाओं के जवाब में आया। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ट्विटर से और घर में बैठ करके नहीं निभाई जाती है। फील्ड में जा कर करके पीड़ित परिवार से मिलें और लोगों के बीच जाएं, तब पता चलेगा कि कानून का राज स्थापित है या नहीं, एक्शन हो रहा है या नहीं। और इस तरह के अपराध के मानसिकता को जो उनके द्वारा पोषित किया जा रहा है उस पर। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस अहम चर्चा में खरीफ सीजन की तैयारियां, उत्पादन बढ़ाने और किसानों की लागत घटाने पर जोर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि कृषि सिर्फ आजीविका का नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार से भी गहराई से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। लिहाजा सरकार की कोशिशें हैं कि खरीफ फसल में उत्पादन अधिक से अधिक हो और किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। बैठक में यह भी तय किया गया कि उन्नत बीज, सटीक मौसम पूर्वानुमान और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर खेती को और अधिक लाभकारी बनाया जाए। केंद्र सरकार का फोकस इस बार लागत घटाकर मुनाफा बढ़ाने पर है। कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जरूरी तैयारियों को समय रहते पूरा करें ताकि खरीफ सीजन की कोई भी चुनौती अवसर में बदली जा सके। 2023-24 में टोटल जो फूड ग्रेन का उत्पादन था, खरीफ में था 1557.68 लाख टन, 1557.68 लाख टन। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 24-25 में वो हो गया 1663.9
16.91 लाख टन, 1663.91 टन, 1557 से 1663। रबी का जो हमारा उत्पादन है वो 23-24 में 1600.06 लाख टन था, अब हो गया 1645.27 लाख टन। टोटल अगर हम देखें फूड ग्रेन का उत्पादन एक साल में कितना बढ़ा, 3157.74 से बढ़ के हो गया 30। तो वहीं मणिपुर के टेंगनोपाल जिले में साल 2024 में हुई एक बड़ी आतंकी वारदात की गुत्थी अब एनआईए ने लगभग सुलझा ली है। आईआरबी की मोरहे चौकी पर हुए हमले में शामिल आरोपी थांगमिनलर माटे उर्फ लेनिन माटे को असम के सिलचर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल एनआईए पूछताछ कर रही है कि माटे किसी उग्रवादी संगठन से जुड़ा है या नहीं, लेकिन उसकी संदिग्ध गतिविधियां इस गिरफ्तारी का आधार बनी। अब जांच एजेंसी इस मामले की गहराई से पड़ताल में जुटी हुई है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। और वहीं मुंबई के बोरीवली इलाके में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मंजर सामने आया। गणपत पाटिल नगर की झुग्गी बस्ती में 2 परिवारों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विवाद 2 साल पुराना था, लेकिन रविवार को शराब के नशे में शुरू हुई गाली गलौज कुछ ही मिनटों में खूनी लड़ाई में तब्दील हो गई। राम नवल गुप्ता और उनके बेटे अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शेख परिवार के हमीद शेख की भी जान चली गई। दोनों ओर से धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव है, लेकिन फिलहाल स्थिति में नियंत्रण बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी ने लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा है कि इस इलाके में ड्रग पैडलर की भरमार है, लेकिन पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। चश्मदीदों और मृतकों के परिजनों ने भी पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल सवाल उठ रहा है कि क्या ये झगड़ा रोका जा सकता था और क्या पुलिस के वक्त रहते कदम उठाया होता तो 3 जानें बच सकती थी। कल गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 के इधर जी घटना घड़ी, अतिशय दुर्दैवी घटना है। वहाँ ड्रग एडिक्ट जो पहले भी तड़ीपार था, उन्होंने केले बेचने वाला, नारियल बेचने वाला, इनके ऊपर हल्ला किया। नशे में था इसीलिए सामने वाले को इतना प्रतिकार नहीं कर पाए, इसीलिए उसने साइड में जो मच्छी बेचने वाले थे उनसे कोयता लेके डायरेक्ट उनके ऊपर वार किया। इसमें एक ही परिवार के 2 लोग मर गए, तीसरा सीरियस है। और सामने वाले को ड्रग्स एडिक्ट जो आदमी है उसके ऊपर और पूरे गणपत पाटिल नगर में जो भी ड्रग्स का धंधा करता होगा उसके ऊपर कड़क से कड़क पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। एमएचबी पुलिस स्टेशन एरिया में गणपत पाटिल नगर है, वहाँ पे 2 फैमिली में पहले 2022 में झगड़ा हुआ था, वो क्रॉस एफआईआर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर है। उसके बाद कल जो मृतक गुप्ता है, गुप्ता जी के नारियल पानी बेचने के स्टॉल पे जो दूसरे मयत है शेख वो आए, वहाँ पे उनका झगड़ा हुआ। और झगड़े के बाद दोनों ने अपने बेटों को बुलाया वहाँ पे और वही के जो नारियल और ताड़गो लाए, वही के वो चाकू कोयता से उनके बीच में झड़प हुई। इसमें इधर इस साइड के हरुण शेख ये एक्सपायर हो गए और राम नवल गुप्ता जो है वो एक्सपायर और उनका बेटा वो 2 एक्सपायर हुए। दोनों का एक बेटा जो है वो हॉस्पिटल में। और अगली खबर मुंबई से है, जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा में सुरक्षा स्कैनिंग मशीन में आग लग गई। ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि इस घटना का विधानसभा प्रतिष्ठान से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल इस घटना से विधानसभा के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।
जो स्कैनिंग मशीन है, ऐसे कोई एस्टेब्लिशमेंट के कनेक्शन में कोई आग नहीं लगी थी। स्कैनिंग मशीन में कोई बिगाड़ होने के कारण शायद ये शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण में लाया गया है। बिल्कुल सब सेफ है, किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। ये मशीन में जो हानि हुई है उसका जायजा करके आगे का जो निर्णय ले। जो स्कैनिंग मशीन है, ऐसे कोई एस्टेब्लिशमेंट के कनेक्शन में कोई आग नहीं लगी थी। स्कैनिंग मशीन में कोई बिगाड़ होने के कारण शायद ये शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण में लाया गया है। बिल्कुल सब सेफ है, किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। ये मशीन में जो हानि हुई है उसका जायजा करके आगे का जो। तो वहीं उत्तर 24 परगना से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। टीटागढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 के पास बास बगान इलाके में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ। सुबह करीब 7 बजे हुए इस धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। डीसीपी IB झा ने जानकारी दी है कि जिस फ्लैट में धमाका हुआ वो खाली था, कोई घायल नहीं है, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये फ्लैट किसके कब्जे में था और आखिर वहां क्या किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर कोई शिकायत नहीं मिलती तो भी पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। धमाके की वजह और इसके पीछे कौन था, इन तमाम सवालों की तलाश जारी है। आज सुबह टीटागढ़ थाने को लगभग 7:15 बजे ये खबर आया कि एक विस्फोटन, एक ब्लास्ट टाइप, एक्सप्लोजन टाइप एक घटना हुई है। थाना की टीम साथ इमीडिएटली वहां स्पॉट पे पहुंची। स्पॉट पे जहां पे आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं। स्पॉट पे आते ही हम लोगों ने एनालिसिस किया, थाने की टीम ने एनालिसिस किया क्या है क्या नहीं है, और साथ ही साथ जो हम लोग SOP में होता है, एज पर SOP हमने पूरा PO को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। FSL टीम को बुलाएंगे। FSL टीम आने के बाद वो अपना काम करेगी। उसके बाद जो हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में जो उनसे हेल्प लगता है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। अभी एज ऑफ नाउ मेरे संज्ञान में है नहीं कि कोई कंप्लेंट आया है थाने में। मैं जाकर के देख रहा हूं, यदि नहीं आया होगा तो हम लोग सो मोटो केस कर देंगे। और आज सुबह टीटागढ़ थाने को लगभग 7:15 बजे ये खबर आया कि एक विस्फोटन, एक ब्लास्ट टाइप, एक्सप्लोजन टाइप एक घटना हुई है। थाना की टीम साथ इमीडिएटली वहां स्पॉट पे पहुंची। स्पॉट पे जहां पे आप खड़े हैं। विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं, वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं। इन्हीं अभिशापों में से एक है प्रदूषण। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में जन्म लिया और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को कई प्रकार की घातक बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। चलिए इसी को विस्तार से हम समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में AQI का स्तर, दिल्ली के प्रदूषित इलाके, दिल्ली में वायु गुणवत्ता और जनजीवन पर असर, दिल्ली में AQI और स्वास्थ्य चेतावनी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। कुछ ऐसी स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है। बीते दिनों सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 305 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के कई हिस्सों में हालात और भी चिंताजनक रहे, जहां AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। वहीं मुंडका में 406, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU क्षेत्र में 365 और आनंद विहार में 362 दर्ज किया गया। ये सभी आंकड़े हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट को दिखाते हैं। इससे यहाँ के जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, भारत में प्रदूषण स्तर का ग्राफ, भारत का वैश्विक प्रदूषण में स्थान, दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण स्तर, प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव। वहीं दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर हैं। 2024 में भारत दुनिया के 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थित हुआ। वहीं विश्व स्तर पर भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकांश उत्तर भारत में है।
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल है, जिनमें बर्निहाट, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी, गुरुग्राम और मुल्तानपुर शामिल है। दिल्ली में वायु प्रदूषण और कई उत्तर भारतीय शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर दिखाई देते हैं, जिसमें से गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, हापुड़, अमृतसर, गुरुग्राम, बांदा इत्यादि शामिल है। यहाँ की हवा में PM 2.5 और PM 10 अधिक मात्रा में शामिल है। अब अगर प्रदूषण का अर्थ को समझने की कोशिश करें तो आपको बताते चले, प्रदूषण का मतलब है हमारे चारों ओर फैली जो हवा है उसमें असंतुलन का पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना और ना ही शांत वातावरण। प्रदूषण के प्रकार। वहीं प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो प्रदूषण कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जो कि मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी है और मानव ने ही उसे बर्बाद कर दिया, जिससे लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो गया। क्योंकि लोगों का पुराने दौर में जीवन काल 100 साल से अधिक होता था, लेकिन अब इतने विज्ञान के विकास के बाद भी औसत जीवन 55 से 60 साल का होता है। अब एक एक कर इन सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। आपको बता दें, वायु प्रदूषण महानगरों में सबसे अधिक फैला है। वहां 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है और ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और ऐसे रोगों को जन्म देते हैं जो लोगों की जीवन लीला खत्म कर देती है। यह समस्या वहां अधिक होती है जहां सघन आबादी है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण गंदा होता है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि जल प्रदूषण, कल कारखानों का दूषित जल अब नदी नालों में मिलता है, जिससे भयंकर जल प्रदूषण पैदा होता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, जिससे कई सारी बीमारियां भी पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण। वहीं ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, लेकिन आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लाहट, लाउड स्पीकर्स की आवाज ने बहरेपन और तनाव को जन्म दे दिया है और इससे लोग काफी परेशान रहने लगे हैं। प्रदूषण के दुष्परिणाम। इन प्रदूषण के कारण कई सारे दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जिनमें सबसे अहम है वह है जीवन का खतरा, क्योंकि इन प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को इंसान तरस गया। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब भोपाल गैस कारखानों से गैस का रिसाव हुआ था तो इसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए थे, कितने ही अपंग भी हुए थे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर बारिश होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चलता है। सूखा, बाढ़, ओला प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण तो जीवन के लिए खतरा है ही, लेकिन जो इसके कारक है आपको उसे भी जानना चाहिए। आपको बता दें, प्रदूषण के कारण। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, ऊर्जा उत्पादन करने वाली मशीनें आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार के उपाय। अलग अलग प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के बजाय उसका उपाय सोचना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास की जरूरत है।
अधिक से अधिक वृक्षारोपण, हरियाली का बढ़ावा और प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय अपनाने होंगे। इसके साथ ही सरकारी नीतियों में सुधार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना भी बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए भी खतरा बन चुका है। अब अगर हम अपने कदम नहीं उठाएं तो आने वाली पीढ़ियां इसके दुष्परिणामों को भुगतेंगी और ये वक्त है कार्रवाई का, ताकि तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।